हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो थीम वन है क्लास 12 की एनसीईआरटी। चलिए बिगिन करते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे और आपको अच्छे लग रहे होंगे। कोई भी आपका कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। फीडबैक देना चाहते हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, उसका मैं आपको आंसर दे दूंगा। साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक्स पे भी लेक्चर बने तो आप वो भी कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ 11th टॉपिक जो है, इसका मतलब है प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये ऐसे जो है, सॉरी मतलब ये जो टॉपिक्स हैं, जो हेडिंग्स है, ये ऐसी हैं कि जैसे एसए में पूछी जाती हैं, करेक्ट। तो आजकल अगर आप यूपीएससी की भी एसए देखें, यूपीएससी के जो एसए आए ऐसे ही लिखे होते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, ऐसे ऐसे लिख दिया, अब लिखो इसमें 1200 वर्ड्स में। ऐसे काइंड ऑफ ऐसे आ रहे हैं, तो ये वर्डिंग्स भी ऐसी हैं। अब बात आती है कि आपने इसको पढ़ लिया, इसका मतलब क्या है। तो विदाउट रीडिंग दिस, थोड़ा आप टाइम बिताइए इसमें कि इसका मतलब क्या होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम देख चुके हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको काफी सारी साइट्स बताई है इंडिया और पाकिस्तान में। अब ये साइट्स जो है इतनी साल पुरानी थी, 3000 साल, 2004 साल, 4000 साल, इतनी पुरानी साइट्स है, राइट। इतनी पुरानी पुरानी साइट्स। 3000 साल तो, आज से 3000 साल बोलना तो गलत है, 3000 से नहीं, 3500 अगर क्या, कब तक कहें, अगर 1750 तक बोले, बीसी तक की हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी। और आज क्या चल रहा है, 2020। ठीक है, तो मतलब कितने हो गए, 2020 प्लस 1350 साल हो गए, है ना, पुराना। तो यहाँ पे मैथ्स अगर लगा दी जाए तो इतना पुरानी बात है, कम से कम तो 3370 साल पुरानी। और ये जा सकती है 5 से 6000 साल पुरानी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिर्फ हिस्ट्री की नहीं, सिर्फ हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात। तो इतने साल पुरानी हम बात कर रहे हैं। अब इससे इशू क्या होता है, इससे इशू ये होता है फ्रेंड्स कि काफी साइट्स डैमेज हो गई हैं, काफी साइट्स अर्थक्वेक आ गए हैं, काफी साइट्स फ्लड आ गए हैं। आपने सुना होगा कश्मीर वगैरह एरिया में, सिंध एरिया में अर्थक्वेक आ रहे हैं, राइट। और फ्लड्स भी आ चुके हैं इतने सालों में। तो काफी साइट्स डैमेज हो गई हैं। अब इससे क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि क्या ये पॉसिबल भी है कि हम पास्ट को कभी रिकवर कर सकें। उसके साथ साथ हमें इतनी सारी साइट्स मिली हैं, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, इतना ज्यादा एरिया में है ये। और पीसिंग टुगेदर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि राखी गढ़ी जो हरियाणा में है, हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, इन दोनों को हम मिला भी सकते हैं कभी कभी, ये पॉसिबल भी है। तो ये टफ हो जाता है, राइट, ऑफ कोर्स ये टफ है। आज भी आप देखो तो, नॉर्थ इंडिया की बात करें, दिल्ली और तमिलनाडु में चेन्नई, कितना डिफरेंस है दोनों सिटीज में, राइट। और ऐसे ही जब अभी इतना इतना इशू है, डिफरेंसेस है, तो तब कितने सारे डिफरेंसेस होंगे। तो यहीं पे थोड़े से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये पीस टुगेदर मतलब, जो डिफरेंट चीजें हमें मिल रही हैं जमीन से मिल के, आर्कियोलॉजी में जो चीजें मिल रही हैं, जैसे पॉटरी मिल गए, टूल्स मिल गए, ऑर्नामेंट्स मिल गए, इनको हम कैसे यूज करें अपनी हड़प्पा लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये हमारा एक टॉपिक है। तो ये जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, ये तो इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स है। इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन से नहीं बने हुए, तो डैमेज नहीं हो रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है, ये अभी तक डेसिवर नहीं हुई है, ठीक है। इट इज नॉट दी हड़प्पा स्क्रिप्ट दैट हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। जो हमें चीजें मिल रही हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, उन्हें ही हम यूज कर सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तो ठीक है, मिल रहे हैं कुछ कुछ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तो मिल ही नहीं सकते। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सच एज क्लोथ, लेदर, वुड, ट्रीट्स जनरली डिकम्पोज हो जाते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में। हमारा जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल में आता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। मतलब बारिश होती रहती है, थोड़ी सी नमी रहती है, ह्यूमिडिटी है, गर्म है थोड़ा, तो ये डिकम्पोज होके टूट टाट गए हैं, फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो आप बना बचा है वो स्टोन है, बर्न क्ले है, मेटल है, ठीक है। ये सब चीजें मिल रही हैं, इनसे रिकंस्ट्रक्ट करनी है हमें पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं, इनको आपको अप्रिशिएट करना होगा जब आप हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, जब आप समझते हैं कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस कितना एफर्ट डाल रहे होंगे। और ये भी कि हमें अच्छे से क्यों नहीं पढ़ता हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, क्योंकि यही रीजन है। It is also important to remember that not that only broken or useless objects would have been thrown away, ठीक है। तो जो ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट्स होंगे वो तो उन बंदों ने ही तोड़ दिए होंगे। जैसे आपका मोबाइल यूजलेस हो जाता है तो वो तो आपने तोड़ तोड़ फेंक देते हो ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वही आप रखते हो।
अदर थिंग्स वुड प्रोबेबली हैव बीन रिसाइकिल्ड, काफी चीजें रिसाइकिल की गई होंगी. Consequently, valuable artifacts that are found intact were either lost in the past or hoarded or never retrieved. In other words, such finds are accidental rather than typical. यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, वो जो पड़े हुए मिल रहे हैं ना जमीन में से इधर उधर, वो तो ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट्स हैं. मतलब आपको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो चीजें मिल रही हैं, वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वो ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट्स हैं. उनसे आप पूरी हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. उनको यूजलेस और ब्रोकन क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रिसाइकिल कर लेते हैं हम, है ना. काफी बार उन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स को हम छुपा के रखते हैं, कहीं छुपा देते हैं, जमीन में छुपा देते हैं, लॉकर में छुपा देते हैं, ऐसे वैसे. तो तो जो हमें वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं वो एक्सीडेंटल है, टिपिकल नहीं. मतलब आपने गड्ढा खोदा, आपको मिल गया, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, मतलब वो मिल गया. ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं दे आर ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट्स. और काफी एक्सकेवेट एक्सप्लोर करने के बाद कुछ बहुत कम हमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं. ये मेरा इंपॉर्टेंट और यूजलेस से मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट हड़प्पा लोगों के लिए, ठीक है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट था वो कम मिल रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, राइट. तो यहाँ पे मैं फिर से अगर बताना चाहूँ, एक तो ऑब्जेक्ट्स है, ओ लिख दिया मैंने. तो यहाँ पे काफी ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स तो हमें मिलते ही नहीं, जैसे जैसे क्लोथ्स, लेदर वगैरह हो गया. इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स में भी जो हमें मिल रहे हैं ज्यादातर वो यूजलेस और इनवैल्यूएबल है. वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स काफी मुश्किल से मिल रहे हैं. बहुत एक्सीडेंटल कुछ मिल गया आपको पड़ा हुआ कहीं पे. ज्यादातर जो आपको बिखरे हुए पड़े रहते हैं साइड्स में, जो मिल रहे हैं हड़प्पा साइड, राखी गढ़ी, इधर उधर धोलावीरा लोथल में, दे आर यूजलेस एंड यूजलेस और ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स हैं. तो यही हमें ज्यादातर मिल रहे हैं. इससे हमें हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करनी, ये हमारे लिए चैलेंज है. आई होप ये पॉइंट समझ में आया हो. कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, लिमिटेड हमारे पास चीजें हैं. अब जो चीजें मिल रही हैं उनका उनका क्या करें? So recovering artifacts is just the beginning of the archaeological enterprise. Archaeologists often classify their finds. उनको classify कर देते हैं. एक classification क्या होती है? One simple classification is in terms of material. कि भाई ये ठीक है, ये स्टोन हो गए, ये क्ले हो गया, ये मेटल हो गया, ये बोन हो गया, आइवरी, इस बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया ऑब्जेक्ट्स को. सेकंड तरीका क्या होता है, और ये थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड है, इज इन टर्म्स ऑफ फंक्शन. मतलब उसका यूज क्या है ऑब्जेक्ट का, ठीक है. आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर फॉर इंस्टेंस एन आर्टिफैक्ट इज अ टूल और ऑर्नामेंट. आपको एक वो मिला, क्या बोलते हैं, अ, एक एग्जांपल ले देता हूँ, नाइफ. ये नाइफ किसी को मारने के काम आ रहा है, या इससे सब्जियां काट रहे हैं, या इससे फ्रूट्स काटते हैं, ठीक है. दो मतलब हो सकते हैं ना. या दो, या ऐसा हो सकता है नाइफ दोनों पर्पस के लिए हो, या रिचुअल पर्पस के लिए यूज हो रहा हो नाइफ. समझ रहे हो ना आप, अप्रिशिएट कर पा रहे हो ना इस चीज के लिए. जैसे आपको मिली डांसिंग गर्ल मिली, अब ये डांसिंग गर्ल क्या गॉडेस तो नहीं है कहीं, या ऐसा है कि किसी लड़की की फोटो बनाई है, लड़की की पोर्ट्रेट की है. तो ये चीजें हैं. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ द आर्टिफैक्ट इज ऑफन शेप्ड बाय इट्स रिसेम्बलेंस विद द प्रेजेंटेड थिंग्स. जैसे मतलब कैसे करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन, वो क्या करते हैं कि आज से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. स्पेशली वो ट्राई करते हैं किससे कंपेयर करने की, आजकल के जो ट्राइबल्स हैं. जैसे ट्राइबल्स, बहुत सारे ट्राइबल्स हैं इंडिया में, स्पेशली प्रिमिटिव ट्राइबल्स है जैसे अंडमान निकोबार में, है ना. देखते हैं कि वो कैसे यूज कर रहे हैं उनको, उन्हीं से कंपेयर करके निकालने की कोशिश करते हैं. अच्छा जी ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाले भी ऐसे यूज करते होंगे, जैसे बैट्स, क्वर्न्स एंड स्टोन ब्लेड्स एंड पॉट्स को उसके लिए. जैसे पॉट्स है, उसको उसके अंदर आपने ग्रेन्स रख ली, कुछ सामान रख लिया, राइट. आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कंटेक्स्ट कि ये कहाँ पर मिला, ठीक है. घर के अंदर मिला तो मतलब सब्जी वगैरह काटने के लिए होगा. रोड पे अगर कुछ मिला तो इसका मतलब किसी को मारने के लिए हो सकता है, राइट. ग्रेव में मिला, कबर में मिला, इसका मतलब है कि आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे कि हाँ जी जो मरा है उसको उसको अगली जिंदगी में जरूरत होगी, इसलिए उसको कबर में डाल दिया, राइट. Sometimes archaeologists have to take indirect evidence also. For instance, though there are traces of cotton at Harappa sites, to find out about clothing, we have to depend on indirect evidence, including depiction in sculpture. मतलब sculptures वगैरह देखते हैं, उनको उनको यूज करके हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है ये जो कॉटन है इसका यूज क्या होगा,
ठीक है, फॉर इंस्टेंस दो देर आर ट्रेसेस ऑफ कॉटन एट हरप्पा at some Harappa sites, to find out about clothing, we have to depend on indirect evidence, including depiction in sculpture. तो मतलब आपको जैसे कुछ चीज मिली तो जरूरी नहीं है कि वो किस किस चीज के लिए, कि क्लोथ के लिए यूज होती हो। आपको थोड़ा सा स्कल्पचर, थोड़ी आर्कियोलॉजी में जो चीजें मिल रही हैं उनसे पता लगाना पड़ता है। आर्कियोलॉजिस्ट have to develop frame of references. We have seen that first Harappan seal that was found could not be understood till archaeologists had a context in which to place it, in terms, both in terms of the cultural sequence in which it was found and in terms of comparison with its find in मेसोपोटामिया। तो सबसे पहले जो सील मिली थी, समझ में ही नहीं आता क्या करें इसका, किससे करें, राइट। और भी चीजें बताता हूँ जो आपको शायद इस बुक में नहीं लिखी। जैसे आपको कोई चीज मिली हड़प्पा साइट पे, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, कोई साइट, कोई चीज मिली। अब ये चीज हड़प्पा सिविलाइजेशन वाले खुद बनाते थे या ये कहीं से उन्होंने इंपोर्ट करा है, इसका क्या मतलब है, कैसे समझे ये, राइट, ये भी समझने की कोशिश होती है। तो अगर आपको जैसे कोई चीज लिमिटेड मिल रही है किसी एरिया में, लेकिन मेसोपोटामिया में वो चीज आपको काफी ज्यादा मिल रही है, तो इसका मतलब है ये इंपोर्ट किया गया है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, ऐसे निकालते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हो। ऐसे ही अगर मेसोपोटामिया में कोई चीज बहुत कम मिली लेकिन वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में चीज बहुत ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब वो चीज ना हड़प्पा सिविलाइजेशन से एक्सपोर्ट की गई है मेसोपोटामिया में, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। जैसे गोल्ड है, गोल्ड इंडिया में मिलता जब भी है, इसका मतलब ये माना जाता है कि गोल्ड बाहर से आया होगा, क्योंकि इंडिया में गोल्ड माइन की तो कुछ है ही नहीं, जगह लिमिटेड जगह है। कोलार जैसे कर्नाटक में लिमिटेड है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, या आप गूगल सर्च करके एक बार देख लो। इंडिया में गोल्ड जो है नेचुरली नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में गोल्ड बाहर से आता था और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो इंडिया के फेवर में था। आई होप मेरी पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। एक बार लेक्चर को फिर से सुन लेना क्योंकि थोड़ा सा एनालिसिस वाला टॉपिक है। Problems of interpretation. Of course, there are several problems. Early archaeologists thought that certain objects which seemed unusual or unfamiliar, उनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगी। जैसे कुछ कोई चीज मिल गई टेढ़ी मेढ़ी सी, है ना, तो उनको लगता है अरे यार इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। जैसे कभी भी वुमेन की कुछ दिखता है तो इन्हें लगता है यार ये फर्टिलिटी गॉडेस है, सीधे क्लासिफाई कर देते हैं। लेकिन आजकल ये चीजें थोड़ी चेंज हो रही है। हिस्टोरियन का मल्टीपल व्यू है कि यार वुमेन को अप्रिशिएट करते होंगे और कुछ बनाई होगी कोई फिगरिंग। जैसे दीज इंक्लूडेड टेराकोटा फिगरिंग्स ऑफ वुमेन हेवीली ज्वेल्ड, सम विद एलाबोरेट हेड dresses. These were regarded as mother goddess, fertility god, right? Rare stone statuary of man in an almost standardized posture, seated with one hand on the knee, such as the priest king, was also similarly classified. तो इसको priest king बोला गया, कभी कभी पशुपति बोला गया, है ना। इन अदर इंस्टेंसेस स्ट्रक्चर्स हैव बीन असाइंड रिचुअल सिग्निफिकेंस आल्सो। जैसे ग्रेट बाथ मिला, ग्रेट बाथ का मतलब क्या है, क्या ऐसा तो नहीं था कि कोई रिलीजियस सेलिब्रेशन करते हो और सब एक साथ डुबकी लगाते हो। या ग्रेट बाथ का ये भी पर्पस हो सकता है भाई कि ग्रेट बाथ नहाने के लिए यूज करते हो, सिंपल ना, ज्यादा क्या सोचना, ज्यादा दिमाग मत चलाओ आज की तरह। तो ये चीजें हैं। ऐसी फायर अल्तार्स मिले, फायर अल्तार्स का मतलब मल्टीपल है, लेकिन सोच रहे हैं कि यार इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगी। तो यही बात है कि इंटरप्रिटेशन पे बातें आ जाती है काफी ज्यादा हिस्ट्री की, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। कालीबंगन लोथल जो दोनों जगह पे आपको दिखेंगे कि फायर अल्तर्स आपको और ग्रेट बाथ मिले हैं। कालीबंगन कहाँ पर है, लोथल कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में लिखे। किस स्टेट में, स्टेट कंट्री मत लिखना, इंडिया कंट्री तो सबको पता है, स्टेट लिखो स्टेट, और फिर विजिट भी करने की कोशिश करना। ये देखिए वुमेन है राइट में बनी हुई है, ये बताइए मदर गॉडेस है क्या है, यही है, मल्टीपल आपको दिख रहा है। अगर आपको कोई ना बताए तो आप क्या लगेगा, क्या सोचोगे। जैसे पेंटिंग होती है ना, पेंटिंग उसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं, ऐसे ही इनका मतलब है। और भी चीजें देखते हैं, और अटेम्प्ट किए गए हैं रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिसेस को समझने के लिए। सील्स को समझा गया है ना। Others with plant motifs are thought to indicate nature worship. तो क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या क्या थी। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, इसी से आंसर निकल के आता है आपका कि प्लांट मोटिव का मतलब है कि शायद वो नेचर वर्शिप करते हो। सम एनिमल सच एज द वन हॉर्न्ड एनिमल often called unicorn depicted on seals seems to be mythical, right? Composite cultures seems to be mythical composite cultures. In some seals, a figure shown seated cross-legged in a yogic posture,
sometimes surrounded by animals, has been regarded as proto Shiva, क्योंकि शिवा भी थे। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी समझना होगा कि शिवा कॉन्सेप्ट जो है वो तो वैदिक पीरियड में भी बहुत ज्यादा लिमिटेड था। मतलब वैदिक टाइम में भी शिवा बहुत बड़े गॉड नहीं थे, और कहीं कहीं तो आपको दिखेंगे ही नहीं वो। तो ऐसा पॉसिबल है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में शिवा एग्जिस्ट करते हो? मल्टीपल व्यूज हैं, मे बी और मे बी नॉट। तो यही चीज है, मे बी नॉट, कुड बी नॉट ऐसे। दैट इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डिटीज ऑफ हिंदुइज्म। बिसाइड्स कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोनिकल ऐसे, इनको लिंगा से कंपेयर किया गया है। शिवलिंग है ना, सबको पता होना चाहिए, उनसे कंपेयर किया गया है। तो यही मल्टीपल व्यूज है, अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग बातें कही हैं। आप पढ़ोगे हिस्ट्री में तो आपको वो दिखेगा। ये रही भाई पशुपति सील, किसी को देखना हो, यहाँ पर देखो एनिमल बने हुए, ये बना हुआ, वो बना हुआ, ये बना हुआ एनिमल, ऐसे पहना हुआ है ना। क्या नहीं, कोई राजा भी हो सकता है, कोई किंग भी हो सकता है ना। मैनी रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ हड़प्पन रिलीजन are made on the assumption that later traditions provide parallels with the earlier ones। फिर से आप पढ़िए इसको, many reconstructions of the हड़प्पन रिलीजन, मतलब हड़प्पा का रिलीजन कैसे पता किया गया है, are made on the assumption, assumption इसको देख रहे हो इस वर्ड को, assumption है मतलब पक्का कुछ नहीं है, that later traditions provide parallels with the earlier one। This is because archaeologists often move from the known to the unknown, from the known to the unknown, that is from the present to the past। तो पास्ट को पता करने के लिए आज से कंपेयर किया जा रहा है कि आज ये रिलीजन है तो मे बी तब भी होता हो। While this is plausible in case of stone querns and pots, it becomes more speculative when we extend it to religious symbols। मतलब पक्का नहीं है, स्पेकुलेट कर सकते हो, मतलब हाँ ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, सच क्या है किसी को नहीं पता। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक का हेडिंग भी समझ में आ रही होगी। Let us look for instance at the proto-Shiva seals, the earliest religious text जैसे ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा 1500 से 1000 BC में कहा जाता है, mentioned a god named Rudra, which is a name used for Shiva in later Puranic traditions। समझिए इसको, छोटा सा एनसीईआरटी की अच्छी चीज है, छोटी सी बात में 100 बातें कह देता है, फिर लोगों को समझ में नहीं आती। तो ऋग्वेदा में एक गॉड का नाम यूज किया गया, रुद्र। शिवा यूज नहीं किया गया है। लेकिन पुरानिक लिटरेचर जो जनरली आई गुप्ता पीरियड टाइम में, या आप कह सकते हो 200 एडी या उसके आसपास ही ज्यादातर पुरानाज आए हैं। और भी टाइम पीरियड है, वैसे एग्जैक्ट टाइम पीरियड कहना गलत है। ठीक है, तो पुरानाज जो है वो ऋग्वेदा के भी अराउंड 1000 से 2000 साल बाद आना शुरू हुई है। ठीक है, हाँ कुछ कुछ बीसी में भी आना शुरू हुए थे, लेकिन ज्यादातर जो है वो आपको दिखेगा कि गुप्ता पीरियड के अराउंड में आई है। पुरानाज में मेंशन किया गया है भैया कि शिवा का नाम ही रुद्र था, पुराना में लिखा गया है, पुराना बाद में आई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक सील मिली। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कब की है भैया, टाइम पीरियड ये कह दो, वैसे तो मल्टीपल टाइम पीरियड है, अलग अलग हिस्टोरियन है, अलग अलग टाइम पीरियड का है। अब क्या कहा क्या कि पुराना में शिवा जो है वही रुद्र है, या अ गॉड नेम रुद्र विच इज अ नेम यूज फॉर शिवा। तो मतलब रुद्र और शिवा एक ही है, पुरानाज में एक आ जा रहा है, ऋग्वेदा में रुद्र वो यूज करा है। अब बोला गया ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील मिली है, ये भी किसी की पशुपति की है। तो ऐसे करके निकाला गया, हाँ जी ये जो सील है प्रोटो शिवा की है। ठीक है, however unlike Shiva, Ruth in the Rig Veda is neither depicted as पशुपति, पशुपति कौन है, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स इन जनरल एंड कैटल इन पर्टिकुलर, नॉर एज अ योगी। फिर से पढ़ लीजिए, रुद्र को ऋग्वेदा में ना तो पशुपति बोला गया ना योगी, बस ये तो पुराना में आगे चल के बोल दिया गया। इन अदर वर्ड्स द डिपिक्शन डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र इन द ऋग्वेदा। द डिपिक्शन डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र इन ऋग्वेदा। इज दिस then how possibly a shaman, as some scholars have suggested, is this then possibly a shaman, मतलब क्या कोई शमन है, मतलब कोई मे बी प्रिस्ट वगैरह होंगे, राइट। तो ये अलिंगा इज अ पॉलिश्ड स्टोन दैट इज वर्शिप्ड एज अ सिंबल ऑफ शिवा, ये हम सबको तो पता ही है। तो मतलब यही पॉइंट है कि मे बी ये जो है पशुपति प्रोटो शिवा है, हो सकता है, या कोई शमन है। ठीक है, ये चीजें, हाँ आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हो। शमन्स कौन है आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। शमन्स आर मैन एंड वुमेन हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स एज वेल एज एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड। तो समझिए आप क्या है ना।
शमन्स ये हैं कि जो मैन एंड वुमेन विद मैजिकल पावर, काइंड ऑफ प्रिस्ट कह सकते हो आप, प्रिस्ट वर्ड यूज कर सकते हो शमन्स के लिए, राइट। जो मतलब दूसरे दुनिया में बात कर सकते हैं, एक हीलिंग टच है ना। आजकल काफी गॉड मैन भी अपने आप को ऐसे ही कहते हैं। ये देखिए, ये क्या गेम है या लिंगाज है? अब ये है कोई मेरे को तो ये चेस लग रहा है, कि आपको क्या लग रहा है? किसी को लग सकता है क्रिस क्रॉस है, किसी को लग सकता है कि भैया ये लिंक है ना, है ना, लिंक ऐसे ही। तो इसको बारे में आप पढ़ सकते हो। दिस इज व्हाट मैके, वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सकैवेटर, हैड टू से अबाउट दीज स्टोन्स, while some cones made of lapis lazuli, jasper, chalcedony and other stones, most beautifully cut and finished and less than 2 inches in height, are also thought to be lingas on the, and on the other hand it is just as possible that they were board games, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ओपन टू पॉसिबिलिटीज आपको रहना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं एंड करते हुए चैप्टर। सेवरल रिकंस्ट्रक्शंस अभी भी स्पेकुलेटिव है। फास्ट ग्रेड बात आ रिचुअल स्ट्रक्चर, क्या ये रिचुअल स्ट्रक्चर था? हाउ वाइड स्प्रेड वाज लिटरेसी, लिटरेट कितने थे? व्हाई डू हड़प्पन सिमेट्रीज शो लिटल सोशल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है क्या सोशल हिरार्की थी? सोशल डिफरेंशिएशन है तो, या लिटल सोशल डिफरेंशिएशन मतलब ज्यादा नहीं, तो मतलब क्या इगैलिटेरियन थी सोसाइटी? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस पॉइंट में शायद मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, कि हड़प्पा की जो सिमेट्री कवर वगैरह है उसमें सोशल डिफरेंशिएशन कम है। आज आप कब्रिस्तान में जाओ, आपको कुछ कबर दिखेंगी मार्बल से, कुछ दिखेंगी मिट्टी से ढकी हुई। मार्बल से जो ढकी हुई कब्रें हैं, इसका मतलब है वो अमीर आदमी की है, रिच पर्सन की है ना। लेकिन अगर आपको सारी कब्रें एक जैसी दिख रही हैं तो कोई सोशल डिफरेंशिएशन नहीं है। वैसे तो कुरान में, बाइबल वगैरह में कहा जाता है कि कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा दिखावा करते ही है ना। Also unanswered are questions on gender and did women make pottery or did they only paint pots? क्या क्या करती थी पता नहीं। What about other craftsmen? What were the terracotta figurines used for? Very few scholars have investigated issues of gender in the context of Harappan civilization, and this is a whole new area of future work. तो मे बी अगर आप परस्यू करो थोड़ी पीएचडी वगैरह, तो आप देखेंगे। ये देखिए टेराकोटा कार्ड, एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी दैट हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस? तो हाँ, आपने देखा काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड हड़प्पा के फेवर में थी, यहाँ पे गोल्ड वगैरह भी मिला है ना। और भी आप चीजें कह सकते हो कि विलेजेस के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो विलेजेस से ही काफी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आते होंगे हड़प्पा के टाउन्स पे। तो ये सब बातें आपको हड़प्पा इकोनॉमी के बारे में करनी होगी। ये लास्ट टॉपिक है, एक बार ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो 2 मिलियन बीपी, बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट, लोअर पैलेलियोलिथिक है, ठीक है। ये स्टोन एज है, ये सारी स्टोन एज कही जाती हैं, ठीक है। 80,000 साल, ठीक है, 80,000 साल पहले मिडल पैलेलियोलिथिक, 35,000 साल पहले अपर पैलेलियोलिथिक। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है या आप हिस्ट्री को अपना मेजर लेके पढ़ना चाहते हैं आगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अपर पैलेलिथिक में आते आते थोड़ा सा क्या हुआ, गर्म हुआ मौसम, और रहने के लिए थोड़ा अर्थ इजी बना, इजी। अदरवाइज पहले बहुत कोल्ड था, तो ज्यादातर जो लोग थे वो सरवाइव भी नहीं कर पाते थे। हाँ, और मेसोलिथिक फेस आया। मेसोलिथिक को जनरली एक बीच का पीरियड कहा जाता है बिटवीन पहले लियोलिथिक एंड नियोलिथिक, राइट। मेसोलिथिक में थोड़ा सा आपको दिखेगा कि आग जलाना शुरू हुआ, थोड़े से पॉट्स का यूज हुआ, पॉट्स, फायर, आग वगैरह है ना, इन सब का यूज हुआ। ट्रांजिशन हुआ, सेटलमेंट हुआ, मतलब आप एक जगह पे इंसान रहने लगा। पहले लियोलिथिक में क्या होता था, एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था खाने पीने के लिए, इधर उधर के लिए, है ना। फिर नियोलिथिक, ये एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, रेवोल्यूशन पीरियड है ना। नियोलिथिक और इन सब पे मैंने अच्छे लेक्चर्स बना रखे हैं, आप सर्च करोगे SY एकेडमी करके आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट, पेस्टोरलिस्ट मिलेंगे, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी शुरू हुआ इस टाइम में, एग्रीकल्चर काफी सारा शुरू हुआ। मेहरगढ़ जैसी साइट्स आई है ना, मेहरगढ़, बुर्जा होम, ये सब साइट्स। चैल्कोलिथिक मतलब इसमें कॉपर यूज हुआ। आपको वेस्ट इंडिया में काफी सारी साइट्स मिलेंगी, जैसे जॉर्वे कल्चर है, महाराष्ट्र में काफी साइट्स मिलेगी, इनाम गांव हो गई है ना, दाइमाबाद हो गई, जॉर्वे हो गई, ये सब आपको दिखेंगे।
फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन आई 2600 बीसी में। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। फिर 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हुई। तो ये देखिए, याद रखिए, इस टाइम तक आयरन नहीं है, पहले कॉपर आए फिर आयरन आए। और यहाँ पे मेगालिथिक बरियल भी आपको साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली दिखेंगी। साउथ इंडिया में मेगालिथिक बरियल, मेगालिथिक बरियल मतलब कब्रें जो होती थी उसके पत्थरों से सराउंड कर देते, इसलिए मेगालिथिक बड़ा पत्थर। फिर अर्ली हिस्ट्री शुरू हुई इस टाइम पीरियड में 600 बीसी से लेके 400। 600 बीसी में बुद्धा पीरियड है ना, मौर्य पीरियड, उसके बाद कुशाना पीरियड आया। 400 सी के आसपास गुप्ता पीरियड आना शुरू हो जाएगा। और भी बहुत सारे आएंगे, जैसे बीच में सातवाहन आएंगे, शुंगा आएंगे, राइट। ये भी आपसे इस एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है। मेजर डेवलपमेंट्स इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी 1875 में, रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर कनिंगमाई, और उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई थी समझने में, हमने समझ लिया है। 1921 में एमएस वर्थ बेन एक्सकेवेशन एट हड़प्पा। 1925 में एक्सकेवेशन शुरू हुई मोहनजोदारो में, इसमें मूवी भी आ चुकी है मोहनजोदारो नाम पे। 1946 में व्हीलर ने हड़प्पा को एक्सकेवेट करा और यहाँ पे काफी कुछ प्रोडक्टिविटी वाली चीजें हुई। 1955 में एसआर राव जी ने लोथल को एक्सकेवेट करा, गुजरात में है ये, डोकयार्ड है, डोकयार्ड। 1960 में बीबी लाल बी के ठापर ने कालीबंगन को शुरू हुआ। कहां पर है, राजस्थान में है, हरियाणा में, या कहाँ है। 1974 में मुगल जी ने बहावलपुर में किया। कहां पर है ये बहावलपुर, बताइए भाई। 1980 में टीम ऑफ जर्मन इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट फिर से एक्सप्लोर करा मोहनजोदारो को। पाकिस्तान में 1986 में अमेरिकन टीम भी शुरू हो गई हड़प्पा पे। 1990 में धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा कहाँ है बताइए। तो ये हैं चीजें, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसके आपको आंसर देने होंगे, अच्छा रहेगा। आंसर डेफिनेटली दीजिए, इनके कमेंट सेक्शन में लिखिए आंसर, मैं उनको रिव्यू करूंगा, सारे आंसर आप अटेम्प्ट करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। आप थीम 2 भी देखिए एसवाई एकेडमी पे और आप अपना फीडबैक भी देते रहे। थैंक यू एंड टेक केयर।